ड्रग्स का इशू एक ऐसा इशू है जिसके हवाले से हर दौर में ही बात होती रही है और आने वाले दौर में भी होती रहेगी। लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ड्रग्स एब्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 45% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हैव यूज्ड ड्रग्स। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक चौंका देने वाला नंबर है। आज से 15 से 20 साल पहले ड्रग्स का एब्यूज़ इस कदर संगीन मसला नहीं था। जहां हम कभी कभार सुनते थे कि फ़लाँ बंदा ड्रग्स यूज़ करता है, तो ये हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात हुआ करती थी। जिस रिपोर्ट का मैंने ऊपर ज़िक्र किया उस में एक ये बात भी सामने आई कि कॉलेजेस में लड़कियों के ड्रग्स यूज़ करने की परसेंटेज लड़कों से भी ज़्यादा है। अब यंगस्टर्स में जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनमें टॉप पे आता है मैरिजुआना यानी चर्स, फिर आता है MDMA, LSD, क्रिस्टल मेथ या आइस, श्रूम्स और कुछ और। बट वाई वुड एनीबॉडी स्टार्ट यूजिंग और एब्यूजिंग ड्रग्स इन द फर्स्ट प्लेस? इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिनमें से सबसे प्रेवलेंट है पीयर प्रेशर। यानी कि आप किसी सोशल सर्कल में बैठते हों, टाइम स्पेंड करते हों, सोशल सर्कल में फिट इन होने के लिए अक्सर यंगस्टर्स ड्रग्स में इंडल्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर एक और बहुत बड़ा रीज़न जो रिसर्च के दौरान मेरे सामने आया वो ये था कि तालीम की कमी की वजह से लोगों की ड्रग्स में इंडल्जेंस बढ़ती जा रही है। अब ये तो सबको पता है कि ड्रग्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं इसको समझने के लिए हम एक शख्स की एग्जांपल लेते हैं। एक शख्स एक ड्रग ट्राई करता है और फिर अगले 2 माह उसे यूज़ नहीं करता, फिर वो दोबारा ट्राई करता है, फिर अगले 4 माह वो यूज़ नहीं करता, फिर वो ख़ुद से कहता है कि ये तो बेहतरीन चीज़ है, अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिर वो कभी कभार दोस्तों में यूज़ कर लेता है। अब जाहिर है जब वो थोड़ा बहुत भी यूज़ कर रहा होता है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, तो वो अब ख़ुद ड्रग्स ख़रीदना शुरू कर देता है इस हद के साथ कि वो सिर्फ ओकेजनली ही यूज़ करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वीकेंड्स पर यूज़ करने पर आ जाता है और फिर वो ख़ुद से कहता है कि डेली भी ट्राई करके देखते हैं। अब वो डेली यूज़ करता है, लेकिन 2 महीने यूज़ करने के बाद वो एनालाइज़ करता है कि वो तो इस ड्रग के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके गुजार सकता है, तो फिर वो डेली यूज़ करना शुरू कर देता है। 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, अब उसको आदत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो फंक्शनल होता है, वो काम पर जाता है, बाकी तमाम मामलात करता है, लेकिन उसको अब ड्रग्स अपने पास ख़रीद कर हर वक्त दस्तयाब रखने होते हैं। अब ये बात आप जहन में रखें कि इतने अरसे में उसका ये यकीन पुख्ता हो गया होता है कि वो ड्रग्स के यूज़ करते करते अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके गुजार सकता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कई दिन तक डिप्रेस्ड रहने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है और रोज़मर्रा के आम काम भी उसे पहाड़ की मानंद महसूस होते हैं। अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि शुरू के सालों में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। खैर, वो इन तमाम चीज़ों को जहन से निकाल कर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मसाइल बढ़ते ही जाते हैं। अब तक उसको ये पता चल गया होता है कि ये सब मसले ड्रग्स के यूज़ की वजह से हुए हैं, तो वो छोड़ने का तहिया करता है। अब वो छोड़ता तो है, लेकिन उसकी बीमारी इतनी जड़ पकड़ गई होती है कि वो हेल्दी महसूस नहीं करता और एट द एंड वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपने ड्रग एब्यूज़ से अपने ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपको मेडिकेशन लेनी होगी और साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवानी होगी, और अगर आपकी तबीयत बेहतर ना हुई तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करना पड़ेगा। अब ये शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। फास्ट फॉरवर्ड 3-4 साल में वो ठीक हो जाता है और अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीने शुरू कर देता है। अब इस शख्स की स्टोरी में आप देखें कि उस शख्स ने कैसे ड्रग्स लेना स्टार्ट किए और फिर उसकी हैबिट आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुई और 3-4 साल वो इंडल्ज करता रहा। उसमें अपनी सेहत का उसने कितना नुकसान किया और एट द एंड उसको ठीक होने में भी कुछ साल लगे, और इस दौरान ड्रग्स पर और इलाज पर जो ख़र्चा हुआ वो एक अलग कहानी है। और ये मत भूलें कि ये ज़िंदगी के वो प्राइम साल थे जिनमें वो अपनी एनर्जीज़ अगर किसी प्रोफेशनल एंडेवर में लगाता तो बहुत आगे जा सकता था, लेकिन ड्रग्स एब्यूज़ की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के कमोबेश 7 साल ज़ाया कर दिए। अब ये एक आइडियल सिनेरियो है जहाँ उस शख्स को राइट ट्रीटमेंट मिला तो तब वो ठीक हो सका, वरना ज़्यादातर लोगों के केसेस में ये पॉसिबल ही नहीं होता।
پھر ایک اور سب سے بڑی وجہ ایز آف اویلیبلٹی ہے. ہمارے پاکستان میں ہر قسم کی منشیات سستے داموں بآسانی دستیاب ہیں. اب تو ڈرگس کی سیل کے لیے سوشل میڈیا تک یوز کیا جا رہا ہے، جہاں بہت سارے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے آن لائن ڈرگس کو سیل کیا جا رہا ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو ہے وہ فیملی ایشوز ہیں. جب آپ کی فیملی لائف ہیلدی نہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، اور اس پر مزید اگر آپ ان امپلائڈ ہوں، بے روزگار ہوں، تو آپ کا سٹریس مزید بڑھ جاتا ہے، اور یہ وجوہات بھی آپ کو ڈرگس کی طرف مائل کرتی ہیں. اب وجوہات پر تو ہم نے بات کر لی کہ کن کن وجوہات کی بنا پر لوگ ڈرگس کی طرف آتے ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ وہ کیا طریقے ہیں کہ جن سے اس چیز سے بچا جا سکے؟ سب سے پہلی چیز جس سے ڈرگس کے ایشو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ ہے پروموٹنگ ہیلدی ایکٹیویٹیز لائک اسپورٹس، ورکنگ آؤٹ، ہائیکنگ، رننگ، سوئمنگ. اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے، ان پر انویسٹ کیا جائے، ان کو اٹریکٹیو بنایا جائے، اور اسٹینڈرڈ کے گراؤنڈز اور کلبز بنائے جائیں تاکہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے ڈرگس کے بجائے ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں. پھر آتی ہے پالیسی اینڈ ریگولیشن، یعنی کم از کم ان تمام ڈرگس کی روک تھام پر کام کیا جائے، جس سے ایٹ لیسٹ یہ اتنے ایزیلی اویلیبل نہ ہوں جتنے کہ یہ آج ہیں. اس قسم کے اقدامات سے اس پرابلم کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کمیونٹی انگیجمنٹس، یعنی پیرنٹس، ایجوکیٹرز اور لوکل آرگنائزیشنز کے ذریعے پریونشن کے ایفرٹس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے بڑا رول پیرنٹس کا ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں کہ ان ایشوز کو کھل کر ڈسکس کیا جا سکے اور اس مسئلے کو ٹائملی پریونٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ سکولز کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. اگر سکولز کمیونٹی پروگرامز کے ذریعے بچوں کی ڈیسیجن میکنگ اور کوپنگ اسٹریٹجیز جیسے سکلز پر کام کریں، جس سے فیوچر میں بچے پیئر پریشر کو ریزسٹ کر سکیں اور ایز اے ریزلٹ ینگسٹرز کی ڈرگز میں انڈلجنس کو کم کیا جا سکے. As I have previously mentioned کہ mental health issues is one of the main causes that leads people to using drugs. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے free support services for people who use drugs is really very important. Services جو mental health issues اور counseling کے ذریعے لوگوں کے ایشوز جس کی وجہ سے وہ ڈرگز ایبیوز کی طرف جاتے ہیں ان کو ایڈریس کریں. اس کے علاوہ ایجوکیشن is something that we cannot neglect. Even if we know a lot about the consequences of drugs, but we still need to keep on educating our youth regarding the pitfalls that can come along the way as they grow up. So right education is really very important. اس کے علاوہ جو لوگ آلریڈی ڈرگ ایبیوز کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کو تعصب کی نظروں سے نہ دیکھا جائے، بلکہ انہیں بیمار سمجھا جائے، اور جیسے ایک بیمار کا علاج کروایا جاتا ہے ویسے ہی ان کا علاج کروایا جائے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا انفراسٹرکچر ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت ویک ہے، اور جو کچھ اچھے ریہیبس موجود ہیں وہ افورڈیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ علاج کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے لارج اسکیل پر ہائی اسٹینڈرڈ کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں جو کہ فری آف کاسٹ ہوں، جس سے جو لوگ اس ڈرگ ایبیوز کے دلدل میں پھنس چکے ہیں انہیں دوبارہ ایک نئی زندگی مل سکے. ڈرگ ایبیوز ایک ایسا ایشو ہے جس سے پوری دنیا فیس کر رہی ہے، لیکن ہم کچھ سٹیپس لے کر اس کو بالکل تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں ڈرگز کی وجہ سے خراب ہونے سے بچ جائیں.